हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेशन। तो हमने सेक्शन 2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे सेक्शन 3 की। ठीक है, सेक्शन 3 में क्या बोला गया है? सेक्शन 3 में बोला गया एनफोर्समेंट टू बी केप्ट इन एबेंस, मतलब एज इट इज रखेंगे और मानेंगे कि ये एक्ट कब तक, मतलब 31 दिसंबर 2026 तक किन किन चीज़ों को इग्नोर करते हुए या किन किन चीज़ को कंसीडर करते हुए चलेगा। ठीक है ना? तो उन चीज़ों के बारे में इसमें दे रखा है। ठीक है ना? तो क्या बोला गया है फर्स्ट सबसेक्शन में, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दिस एक्ट टेक ऑल पॉसिबल मेजर्स। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक कि ये एक्ट चल रहा है, मतलब 31 दिसंबर 2026 तक, और उसके बाद फिर 2041 का इसमें जो प्लान है, मास्टर प्लान, वो अंडर प्रोग्रेस है, तब तक किन किन चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये नॉर्म्स, पॉलिसीज, गाइडलाइंस, फिजिबल स्ट्रेटजीज बनाएगा। किन चीज़ों को किन चीज़ों को टैकल करने के लिए कि जो झुग्गी झोपड़ी वाले और स्लम डिवेलपर्स पड़े हैं, उन्होंने जो कब्जे कर रखे हैं और जो रह रहे हैं, उनको कैसे उनके लिए पॉलिसीज बनानी है, नियम्स बनाने हैं। ठीक है ना? स्ट्रेटजी बनानी है टैकल करने के लिए कि मास्टर डेवलपमेंट प्लान फिर उनको हटा के किया जा सके। ठीक है ना? उसके अलावा जो है एग्जिस्टिंग फार्म हाउस है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा हुआ था, विलेज आबादी एरिया है, कोई पिछले रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, कल्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, वेयर हाउसेज हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए पॉलिसीज को बनाएगा। ठीक है ना? ठीक है ना? तब तक इनसे, जब तक कि हमारा मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये है सेक्शन, वो सब सेक्शन 3 का, कि हमने हमको किसी को हार्डशिप नहीं देनी है, बेसिकली ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना हमको किसी को। एक लीगल, एक फीजिबल तरीके से ही हमको रिलोकेट करना है और इम्प्लीमेंट करना है अपना लॉ। इसके बाद इसके लिए क्या क्या करेगा? रिहैब, रिलोकेट करने के लिए जो स्लम एरिया में लोग रहते हैं, जो कि झोपड़ी में रहते हैं, उनका ऑर्डरली अरेंजमेंट, मतलब उनको घर प्रोवाइड करवाएगा, हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएगा। अब इसके लिए कौन सा एक्ट है? तो इसके लिए दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड एक्ट 2010। ठीक है, हमने ऊपर भी बात करी थी। उसके बाद जो मतलब अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, उनका रिकॉग्निशन, रेगुलराइज करना, उनके लिए ऑर्डरली मैनेजमेंट करेगा कि उनको कैसे डील करना है। विलेज आबादी एरिया को रेगुलेट करने के लिए नॉर्म्स, प्रोविजंस बनाएगा, किस तरीके से एक्वायर कर सकते हैं जमीन को, इन सब चीज़ों से। उसके बाद कोई भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी सेम एक्ट के अंदर विलेज आबादी एरिया, वही सारी बात होती है। लास्ट में बात बोली है पॉलिसी रिगार्डिंग एग्जिस्टिंग फार्म हाउसेज इन्वॉल्विंग कंस्ट्रक्शन बियॉन्ड परमिसिबल बिल्डिंग लिमिट्स। किसी फार्म हाउस ने एक अपनी जितनी लिमिट होती है कंस्ट्रक्शन की, उससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर रखा है, उसके लिए रूल्स बनाना सेम एक्ट के अंदर। और फिर आगे बात करिए पॉलिसी और प्लान फॉर ऑर्डरली मैनेजमेंट रिगार्डिंग स्कूल, डिस्पेंसरी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। मतलब बेसिकली इसमें ये बात करी गई है कि जब ये एक्ट लागू हुआ उससे पहले क्या क्या चीज़ें थी, और मास्टर प्लान में उन चीज़ों पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ना था, उनको हटाना था। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए नॉर्म्स, पॉलिसीज और ऑर्डरली मैनेजमेंट अरेंजमेंट्स करने हैं। ठीक है ना? उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ के लिए, उस चीज़ के साथ कैसे डील करना है, क्या प्लान बनाना है उसके लिए, उसके बारे में ये सेक्शन है। उसके लिए कुछ कुछ लॉज बनाए, जैसे 2010 का लॉ है अनऑथराइज्ड रेगुलराइज्ड कॉलोनीज एंड विलेज आबादी एक्ट विद ओवरऑल एम्बिट ऑफ मास्टर प्लान, पॉलिसी फॉर प्लान फॉर ऑर्डरली अरेंजमेंट्स इन ऑल अदर एरियाज ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, किसके कॉन्सोनेंस में, किसको फॉलो करते हुए, मास्टर प्लान को। इसके बाद ये देखो सबसेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है। किन किन चीज़ों का स्टेटस को मतलब एज इट इज रहेंगी। मतलब 1 जनवरी 2006 को किसी ने भी एनक्रोच कर रखा था या फिर अनऑथराइज डेवलपमेंट हो रखा था, वो एज इट इज रहेगा। अनऑथराइज कॉलोनीज पे जिसका राइट था, जो वहां पे रह रहा था, उसका स्टेटस को मेंटेन रहेगा। ठीक है ना? और जिनको एक्सटेंशन मिला हुआ था 2002 तक, ठीक है ना, या फिर जिसका टुक प्लेस, मतलब जिसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था 2014 तक। इसके बाद इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल एरियाज, विलेज आबादी वाले स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर एरियाज विद इन दी एनसीटी ऑफ दिल्ली एज ऑन 8th day ऑफ February 2007। इसके अलावा कोई भी ऐसा एरिया एनसीटी ऑफ दिल्ली में 8th डे और जो मास्टर प्लान में है लेकिन वो खाली नहीं है। ठीक है ना? इसके बाद में फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन इट इज hereby clarified that any development approved by the competent authority or the local authority under the relevant laws and rules or regulations made thereunder, including repairs permissible under the building bylaws in force, shall continue to remain permitted। और अगर कोई
परमिशन से रिलेटेड इशू है, रिपेयर करवानी है बिल्डिंग बाय लॉस के हिसाब से, तो वो एज इट इज कंटिन्यू रहेंगी, उनकी परमिशन दी जाएगी। ठीक है ना। मतलब इन चीजों के अंदर कोई विलेज आबादी एरिया रहा, कोई फार्म हाउस आ रहा, उसमें कोई रिपेयर की परमिशन है, मेंटेनेंस की परमिशन है, वो दे दी जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि अभी कंप्लीटली जो मास्टर प्लान है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। इसके बाद कोई नोटिस इशू किए गए हैं तो वो कब तक एज इट इज रहेंगे, प्यूनिटिव एक्शन नहीं लिया जाएगा उस पर, 31 दिसंबर 2026 तक। ये फिर आगे भी बढ़ेगा। और वो नोटिस किससे रिलेटेड होने चाहिए, कंस्ट्रक्टेड प्रायर टू द डेट स्पेसिफाइड इन डिफरेंट एरिया, उन डेट्स के बारे में। देखो इसमें ना डेट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, डेट एक्ट ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, कौन सी चीज़ कब नोटिफाई हुई, 2010, 7, 8, 11, 12, 26, 41 प्रोग्रेस में, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप इसको ना बहुत मतलब बहुत इसको डीपली अच्छे से पढ़ो। इसके बाद इट कन्फर्म टू द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एज इन फोर्स और सच अदर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो कोई भी नोटिस है, जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, और वो मतलब वो एरिया किसी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी या स्कूल से रिलेटेड है, इट कंप्लाइज विद द डायरेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू सेफ्टी, से सेफ्टी से रिलेटेड प्रोविजन है। इसके बाद प्रोवाइजो में दे रखा है प्रोवाइडेड दैट इन केस प्यूनिटिव एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन। अब इसमें कहा अगर प्यूनिटिव एक्शन लेना भी पड़ता है तो क्या करेगी, तो किसकी जरूर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, प्रायर अप्रूवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एनसीटी ऑफ दिल्ली और द ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम। या तो वो एडमिनिस्ट्रेटर साहब देंगे या फिर वो किसी को ऑथराइज करेंगे। अब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट एट एनी टाइम बिफोर 31 डे ऑफ 2026 विड्रॉ द एग्जाम्पशन। अब जो एग्जाम्पशन दे रखे हैं ये ऊपर, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके एग्जाम्प्ट मतलब उनको क्या कर सकती है, विड्रॉ भी कर सकती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी स्कूल को एग्जाम्पशन दे रखा है, उससे वो छीन भी सकती है। ठीक है ना। तो ये बात है। अभी आते हैं सेक्शन 4 पे, प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस। अब इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो कहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। सेक्शन 3 कहाँ कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, तो झुग्गी झोपड़ी, स्लम एरिया, विलेज आबादी एरिया, अनऑथराइज्ड कॉलोनी, बस इतना यहाँ पे याद रखो। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं सेक्शन 5 पे, पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शंस। अब इसमें डायरेक्शन देने की पावर किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेक्शन 6 में आता है वैलिडेशन ऑफ एक्ट्स डन और ओमिटेड टू बी डन ड्यूरिंग 1 जनवरी 2002 अप टू डेट ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ डेट। अब जो एक्ट 2012 से और अब तक पास हुए, इससे रिलेटेड उनका वैलिडेशन कितना है, तो इसमें क्या बोला गया है, हाँ पढ़ो सेकंड लाइन, omitted to be done and all action taken or not taken during the period beginning or after the first day of January 2012 and ending immediately before the day of the enactment of this act shall insofar as they are in conformity with the provisions of this act be deemed to have been done or omitted to have been done or taken। सिंपल सी बात है, जो इस एक्ट में बोला गया है और उस डेट तक वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी, डिस्पेंसरी, स्कूल्स, तो फिर वो इस एक्ट के हिसाब से होगी। फॉर एग्जांपल 2013 में कोई डिस्पेंसरी बनी और वो मास्टर प्लान में भी आ रही है, तो फिर उस पे एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बोला गया है। इसमें हम एक बार पढ़ लेते हैं सेक्शन 4 को एक बार और, कि एक्ट्स के कहाँ ये मतलब प्रोविजन जो है इस एक्ट के कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो एक तो आपने पढ़ लिया रिमूवल ऑफ स्लम्स, मतलब स्लम्स और स्लम एरिया, झुग्गी झोपड़ी ड्वेलर्स, अनऑथराइज्ड कॉलोनी, उनको निकाला नहीं जाएगा। ठीक है ना। एंक्रोचमेंट ऑफ पब्लिक लैंड एक्सेप्ट, मतलब 3(1) क्लॉज ए एंड सी में जो है उसको छोड़ के बाकी सब पे इसके जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है ना। बाकी किसी और जगह पे किसी ने एनक्रोच कर रखा है। अब ए एंड सी में क्या है, 3 के 1 और ए और सी में, अब ए और सी में क्या है, एक तो ऑर्डरली मैनेजमेंट, वही स्लम एंड स्लम डेवलपर्स एंड झुग्गी झोपड़ी एरियाज, और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, यही बात इसमें बोली गई। तो हमारा आज 3 एक्ट कंप्लीट हो गए, एनसीटी ऑफ दिल्ली भी कंप्लीट हो गया। ठीक है। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा हमारा। आपको परचेज करनी है, हमारा बहुत सारा मटेरियल दिया हमने हमने लॉन्च कर दी है अपनी 5 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर के, वो 5 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में हमारा 349 वाला पैकेज है। उसमें हम आपको जम्बल्ड एमसीक्यू की बुक दे रहे हैं। उसके बाद एक्ट वाइज एमसीक्यू है 600, 150 टेलीग्राम पे जो हमने अब तक क्वेश्चंस पोस्ट किए उसकी पीडीएफ है। उसके बाद हर एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, अगर आप उससे रिलेटेड कोई परचेज से रिलेटेड इंक्वायरी या खरीदना चाहते हैं। उसके अलावा हम नोट्स पे काम कर रहे हैं पूरे पार्ट 1 के लिए। ठीक है ना, पूरे पार्ट 1 के 20 नवंबर तक हम वो अपना वो भी रिलीज कर देंगे। ठीक है ना। उस पर भी हम अच्छे से काम कर रहे हैं, तो वो भी हम पूरी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, लॉ में हम पूरा साथ देंगे आपका। ठीक है।
और हम कोशिश कर रहे हैं, पूरी जितनी हो सकती है, ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं हो सकता तो हम करंट अफेयर्स, पॉलिटी, लॉ, इन पे तो हमारा मेजर फोकस है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेजर चंक जो है इन्हीं का है। ठीक है ना, जो ज़्यादा मार्क्स कवर कर रहे हैं यही कर रहे हैं। और हमारा यूट्यूब लाइव स्टार्ट हो रहा है मंडे से डेली 9 PM। ठीक है, उसमें हम शुरू से पढ़ा रहे हैं आपको। हम लाइव तो बहुत सारे करेंगे, आप जितने लोग ज्वाइन हो सकते हैं, मतलब जितने लाइव ज्वाइन करेंगे उतना बेस्ट है, लेकिन हम रिकॉर्डिंग के पर्पज़ के लिए हम लाइव आपके रख देंगे डेली। ठीक है ना, हम 2 लाइव क्या करेंगे, हम डेली 2 एक्ट लेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे डीडी एक्ट, परसों से हम 2 एक्ट शुरू कर देंगे, डीडी एक्ट, और हम लैंड रिफॉर्म्स भी शुरू कर देंगे। ठीक है ना, फिर बीच में हम और भी एक्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डीडी एक्ट बहुत ज़रूरी है। और लैंड रेवेन्यू और एनसीटी आपने पढ़ लिया। लैंड रेवेन्यू इतना, जितना मैंने पढ़ा है उतना आप अच्छे से बस पढ़ लीजिए। लैंड रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, फिर लैंड एक्विजिशन पढ़ेंगे, राइट टू फेयर कंपनसेशन। सारे एक्ट्स को हम साथ साथ कंप्लीट करते हुए चलेंगे। 2 लाइव लेंगे। पहला लाइव हम कल से 9 बजे से ले रहे हैं रात को, फिर प्लान करेंगे ट्यूसडे से हम कैसे दूसरा लाइव किस टाइम शेड्यूल करें। आपकी भी कोई मतलब प्रेफरेंस है तो आप उस टाइम को बताइए, बट मैं सोच रहा हूँ शायद सुबह को ले लें, 9, 10, 11 बजे के किसी टाइम पे, या फिर देखते हैं हम, जो भी हमें टाइम फिजिबल लगता है। ठीक है ना, और आप मेहनत करिए, लेकिन हाँ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यूट्यूब लाइव से जुड़ने के लिए सब्सक्राइबर्स ही अलाउ होते हैं। 25 एक्सटर्नल यूजर्स को शुरुआत में, जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते तब तक यूट्यूब अलाउ करता है। 1000 सब्सक्राइबर के बाद फिर कितने भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं लाइव को हमारा, लेकिन अभी हमें केवल 25 एक्सटर्नल यूजर्स ही अलाउड हैं, प्लस हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं वो सारे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कंटेंट अच्छा लगता है, कंटेंट को फॉलो कर लीजिए हमारे। और आपको कोई परचेज से रिलेटेड इशू है, हमारी 349 वाली जो क्वेश्चन बैंक है, 600 MCQ, और उसमें और भी चीज़ें अपडेट करते रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम डालेंगे। उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है आपकी तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच, कीप डूइंग हार्ड वर्क, बेस्ट ऑफ लक, होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, आप मेहनत करिए, कीप डूइंग हार्ड वर्क, बेस्ट ऑफ लक।